उपन्यास के पाठकों को मैं रमेश मीना का सादर नमस्कार। आप लगातार देख रहे हैं उपन्यास साहित्य विधा में लिखे गए अब तक आदिवासी जनजीवन पर चुनिंदा ऐसे उपन्यास जो जनजातिगत विशेषताओं को उजागर करते हैं। ऐसा ही उपन्यास है प्रार्थना में पहाड़ भालचंद्र जोशी का, जो 2018 में पंचकूला से प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास के केंद्र में एक लीकर फैक्ट्री है और लीकर फैक्ट्री से निकलने वाला वेस्टेज जो नदी में बह करके पानी को जहरीला बना देता है और आदिवासी पशु जो भी पीते हैं वो सब मौत के मुंह में चले जाते हैं। इसकी खबर फैक्ट्री वाले को नहीं होती, प्रशासन को नहीं होती, और होती भी है तो नेता और सीएम, यहाँ तक कि उद्योगपति यानी फैक्ट्री मालिक मिलकर के चीज़ों को किस तरह से रफा दफा करते हैं, ये इस उपन्यास में उभर कर के आता है। दूसरी बात ये कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, लेकिन आदिवासी विषय पर लोग किस तरह से अछूता रहता है, लोग किस तरह से नज़रअंदाज किया जाता है। जंगल पहाड़ों के बीच में रहने वाले अगर 10-20 परिवार कहीं जंगल में रह रहे हैं तो उसकी कीमत क्या है? ये कथित सत्य और जनता की आवाज़ बनने वाली विधानसभाएं कितना प्रतिनिधित्व करती है, विधायक हो या मंत्री या फिर प्रशासक कितने जिम्मेदार है। हाँ, ये ज़रूर है कि मीडिया भी मैनेज हो जाता है। हम लगातार देख रहे हैं कि मीडिया भी सत्ता की आवाज़ बन कर के सामने आया है। इस तरह से हम यहाँ वेस्टेज से प्रभावित भीताड़ा गांव, याद रखें गांव का नाम है भीताड़ा। गांव भीताड़ा में किस तरह से कहर बरपाता है वो जो फैक्ट्री से निकलने वाला वेस्टेज जहरीला है। और ये भी बात सामने आती है कि नियम कायदे से कोई भी फैक्ट्री काम नहीं करती। मैनेजर ये मान करके चलता है कि अगर मानसून समय पर नहीं आया तो दोष हमारा नहीं, मानसून का है। वैसे भी हम 15-16 जून को पिछले 10 साल से वेस्टेज निकालते हैं और दूसरे दिन बरसात आ जाती है और नदी में बह कर के वेस्टेज निकल जाता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ और पानी भीताड़ा गांव के पास जा कर के ठहर जाता है। वो वेस्टेज वहाँ इकट्ठा होता है। आदिवासी उसी पानी को पीते हैं, उनके पास पानी का और कोई जरिया नहीं होता। उसी में नहाते हैं, धोते हैं और उसी को पीते हैं। जो भी उसे पीता है वो मौत के मुंह में चले जाता है। जो भी पशु पीता है वो सब खत्म हो जाते हैं। यहाँ से कथा सूत्र बनते हैं। यह है प्रार्थना में पहाड़। प्रार्थना में पहाड़ शीर्षक क्यों दिया गया है? पहाड़ से ये साबित होता है कि पहाड़ पर रहने वाले और अधिकांशतः जंगल और पहाड़ में आदिवासी ही रहते हैं। यहाँ भीताड़ा गांव जहाँ 10-12 परिवार ही रहते हैं, जो जिला से 100-150 किलोमीटर दूर है, आसपास कस्बा भी नहीं, या 30-40 किलोमीटर पैदल चलने के बाद ही पहुंचा जा सकता है। ऐसे में प्रशासन और प्रतिनिधि कितने जिम्मेदारी दिखाते हैं लोगों के मरने पर, तो
प्रशासन कितना संवेदनहीन है, ये इस उपन्यास में उभर करके आता है। प्रार्थना में पहाड़ ही होता है उन आदिवासियों की, कोई उनका सहयोगी नहीं होता। पहाड़ होता है और दुख दर्द में भी पहाड़ ही काम आता है। इसलिए जब भी वो प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में पहाड़ होता है, ईश्वर नहीं। इस तरह से उपन्यास में कथा सूत्र शहर से गांव, गांव से शहर, फैक्ट्री मालिक से गांव तक, मीडिया और मंत्री तक पहुंचते हैं। नेता मंत्री उद्योगपति गठबंधन दिखाई देता है। पत्रकारिता और प्रशासन किस तरह से मैनेज कर लिए जाते हैं। इस बाजारीकरण उपभोक्ता के दौर में सब कुछ खरीदा जा सकता है, पद प्रतिष्ठा कोई मायना नहीं रखती। उपन्यास 10 शीर्षकों में बटा हुआ है, 10 खंडों में कह दें, और खंड किस तरह से बने हैं उसके टाइटल है दुख की पहली सराय, ऐसी कमरों का संपन्न दुख और आदिवासी दुख, दुख की पहली सराय। यानी अधिकांश खंडों के शीर्षक में दुख शुरू में है, मध्य में है, अंत में। यानी शुरुआत उपन्यास की जब होती है तो आदिवासी युवक कुएं पर पानी लेने के लिए पहुंचा है और चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है, लोग मर रहे हैं, पशु मर रहे हैं, बदबू उठ रही है। अब नदी में नहीं जाया जा सकता, नदी का पानी पिया नहीं जा सकता, इसलिए वहाँ से दूर पहाड़ की तलहटी में एक कुआं, और उसमें भी ज़्यादा पानी नहीं। वहाँ युवक पानी भरने के लिए पहुँचता है और दृश्य देखिए कि किस तरह से चित्र उभर करके आता है। वो दिखाया गया है कि एक युवती, एक युवक और 5-6 वो जो बचे हुए हैं वो पानी भर रहे हैं। पानी भरने से पहले युवक पहाड़ के बगल में उनके प्राकृतिक देवता की शरण में होता है, बोल नहीं पाता, मूक रह करके पहाड़ के बगल में उस देवता से जैसे प्रार्थना कर रहा हो, बिना कहे अपनी बात कह रहा हो, और फिर पानी भरने के लिए कुएं पर पहुंचता है। तो कुएं पर वो युवती मिलती है, वो अपने मटके में रस्सी बांधने लगता है, लेकिन वो युवती कहती है कि नहीं, रहने दो, ये पानी भरा हुआ है, तुम्हारे पे पानी डालती हूँ और मैं पुनः पानी खींचती हूँ, और दोनों साथ चल देते हैं। दोनों साथ चलते हुए युवती बात करना चाहती है इस दुख के समय में, लेकिन युवक इतना गंभीर है कि बात करे तो क्या, बात का विषय हो तो क्या। युवती भी समझ जाती है और दोनों चुपचाप चलते रहते हैं। इस तरह से इनके बीच में संवाद जो होता है मूक होता है। पानी लेकर के गए तो पानी कम से कम पिया जाए, किस तरह से पानी पिया जा सकता है, कम से कम में कैसे जिया जा सकता है, आदिवासी की ये खासियत रही है। प्राकृतिक संसाधनों का कम से कम दोहन कैसे किया जाए और कम से कम संसाधनों में कैसे जीवन जिया जा सकता है। प्रार्थना में पहाड़ उपन्यास को पढ़ करके पाठक शिद्दत से महसूस करता है इनकी फितरत को, इनकी परंपरा को, इनकी संस्कृति को। और अब तक जो आपने उपन्यास पढ़े हैं उसमें गीत आते हैं, नृत्य होते हैं, शादी विवाह होते हैं, लेकिन इस उपन्यास में इस तरह की कोई कल्चर, कोई एक्टिविटीज़, कोई परंपरा नहीं दिखाई गई, बल्कि ये दिखाया गया है कि राजनीति कैसे काम करती है, फैक्ट्री का मालिक किस तरह से मैनेज करता है अपनी गलती होने पर भी, वो लीपा पोती कर लेता है मंत्री से मिलकर, जिलाधीश, पटवारी, एसडीएम से मिलकर,
उसका मैनेजर कहता है कि हमारा फैक्ट्री मालिक कलेक्टर को तो कुछ समझता ही नहीं है, उसके लेवल का नहीं मानता। वो विधायक तक से बात कर सकता है और वो विधायक से 50 लाख दे करके मुंह बंद रखने की उम्मीद करता है। यह सब किया जाता है कि इसके बावजूद पूरा जिला मैनेज कर लिया गया। मीडिया कर्मियों को होटल में पार्टी दे दी गई, मंत्री विधायक को घूस दे दी गई, कलेक्टर के यहाँ वार्षिक दीपावली पर मिठाई के नाम पर पैसा पहुँचता है, ये बताया गया। लेकिन बगल वाला जिला, जिसको खबर लग जाती है, नदी उसके इलाके से बहती है, संयोग से वो गांव, ये एक बिंदु चर्चा का है उपन्यास में। पाठक शिद्दत से महसूस करता है। चलिए मैं ये सब गुजरने से पहले समस्याओं को रखूं। राजनीति किस तरह से लीपा पोती में आती है, उद्योगपति किस तरह से मैनेज करता है, ये सारी चीज़ें कि संवेदनहीनता की एक पतन जिसे कहते हैं, नैतिक विहीन हो चुके लोग। लेकिन उपन्यास क्या है ये जान लेना पाठक के लिए इसलिए ज़रूरी है, इसलिए मैं उपन्यास का सारांश जो मैंने लिखा है उसको मैं सुना देता हूँ, ताकि पाठक इसकी कथा से जुड़ सकें कि आखिर उपन्यास में क्या है, उपन्यासकार क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है, और उपन्यास का कथा सारांश क्या हो सकता है। मैंने टाइटल दिया है उपन्यास समकालीन विमर्शवादी उपन्यास में, ये उपन्यास भी शामिल है। शीर्षक है बाहरी दखल से मरते आदिवासी। बाहरी दखल जब भी होती है, आदिवासी मौत के मुंह में चला जाए, बाहर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रार्थना में पहाड़ भालचंद्र जोशी का गहरे अनुभव से लिखा गया ऐसा संवेदनशीलता के साथ उपन्यास है, जिसका सारांश इस तरह से है। प्रार्थना में पहाड़। प्रार्थना में पहाड़ की कथा शहर से शुरू होकर यकायक जंगल से जुड़ जाती है। नागरिकता से महरूम सुदूर जंगल के आदिवासियों की कहानी बयां होती है। शहर से गांव, गांव से शहर की आवाजाही होती रहती है। आदिवासी कामरेड, पत्रकार, उद्योगपति और नेता के चरित्र को समेटा गया है। लीकर फैक्ट्री से जहरीले वेस्ट के नदी में बहाने से बीताड़ा गांव को जन व पशुधन की जबरदस्त हानि होती है कि गांव के नाम पर रूपा और रतन आदम और हव्वा के रूप में बचे रह जाते हैं, और इनके अलावा आधा दर्जन लोग नदी का जहरीला पानी पीने से बेकसूर आदिवासी बेमौत मारे जाते हैं। तो जो बचे हैं वे किस तरह से जिए इस संकट की घड़ी में? वे अपना होश हवास खो बैठते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं, या आत्महत्या करने पर मजबूर होते हैं। उद्योगपति फैक्ट्री मालिक बजाज, मीडियाकर्मी पत्रकार, जन नेता का दम्भ बनने वाले विधायक और प्रशासक जो सेवक कहलाते हैं, जिलाधीश और मंत्री तक को मैनेज कर लेता है फैक्ट्री मालिक। एक बड़े अखबार के खोजी पत्रकार के आने से मंत्री और फैक्ट्री मालिक बजाज पुनः हरकत में आते हैं, चिंता में पड़ते हैं और सारी घटना की लीपापोती करने लग जाते हैं। विधायक और मंत्री के लिए आदिवासी के बरअक्स फैक्ट्री मालिक महत्वपूर्ण है।
भले ही वह कानूनन अपराधी है। भिताड़ा के आदिवासी जहरीला पानी पीकर मौत के मुंह में समा जाते हैं, जिनकी खैर खबर लेने कोई नहीं पहुंचता, नेता भी नहीं, और वो सेवक जो कहलाते हैं वो भी नहीं। भूखमरी से बचने के लिए पहली बार आदिवासी शहर पहुंचते हैं। गौर करें, वे आदिवासी जो कभी शहर तक नहीं गए और जो शहर गए तो लौट करके जंगल वापस नहीं आए। सेठ और मुनीम कम मजदूरी देकर ठगते हैं। सेठ और मुनीम शहर में आए आदिवासी को कम मजदूरी देते हैं और उसे ठगते हैं। आदिवासी मजदूर कामरेड के संपर्क में आते हैं और समानता के सिद्धांत, विचार और दर्शन से रूबरू होते हैं। कामरेड उन्हें समझाता और रात्रि में पढ़ाता, यानी साक्षरता अभियान चलाता। उसके साथ पार्टी की रैलियों में शामिल होते आदिवासी युवक पुलिस के डंडे खाकर हाथ पैर तुड़वा डालते हैं। रेल सफ़र में टीटी, रैली में पुलिस और डॉक्टर उनकी कमाई पर हाथ साफ कर लेते हैं। वे गांव वालों की भूख मिटाने के लिए पहली बार शहर में मजदूर बनकर आते हैं, लेकिन उनकी राह में कई बाधाएं आती हैं। कामरेड उन्हें दुनियादारी सिखाता है और आदिवासी किस तरह से सीखता है, या शब्दों से रूबरू होता है, या पहली बार सुन करके चौंकता है। क्रांति क्या होती है, कहाँ रहती है, और क्रांति कैसे आएगी, किसकी जेब में है क्रांति। पार्टी लाइन के बावजूद कामरेड आदिवासी गांव पहुंचता है। कामरेड पार्टी नहीं कहती कि कामरेड जंगल में जाए, मुट्ठी भर आदिवासियों से मिले। इसके बावजूद परितोष कामरेड आदिवासी गांव पहुंचता है, पहला बाहरी व्यक्ति, और बीमारों को अस्पताल लाता है और बराबर देखभाल करता है। स्वयं बीमारी से संक्रमित होकर मौत के मुंह में चला जाता है। रतन जब तक गांव पहुंचता है तब तक मौत सबको निगल चुकी होती है। आदम हव्वा के रूप में रतन और रूपा बच पाते हैं। उपन्यास का पाठ आदिवासी और लोकतंत्र दोनों का मरसिया सुनाता है, मरसिया गाता है, और पाठक दंग रह जाता है। पाठक के पैरों की तले की जमीन खिसक जाती है कि हम लोकतंत्र के नाम पर नेताओं के वादों में किस तरह से भुलावे में आ रहे हैं, नेता हमें किस तरह से ठग रहे हैं। कभी राजतंत्र में राजा सामंत ठगा करते थे, तो लोकतंत्र में ये नेता अंग्रेजों की तरह, और ये जो लोक प्रशासक बने हुए हैं ये तो काले अंग्रेज ही साबित हो रहे हैं। और आदिवासियों तक राहत न शहर से चलती है न पहुंचती है। एक कामरेड और एक मास्टर, एक मात्र तीसरा मीडिया कर्मी खोजी पत्रकार के रूप में पहुंचता है। उनका जीवन दर्शन, इसके बावजूद जीवन दर्शन देखिए आदिवासी का, पेज नंबर 89 आदिवासी विमर्श के पन्ने से पढ़ रहा हूँ। अच्छे दिन ज़्यादा नहीं रहे तो ये बुरे दिन भी जल्दी ही मर जाएंगे। इस उम्मीद में आदिवासी जीते हैं। उनको विश्वास है कि पहाड़ से दुख के बावजूद जीवन जिया जा सकता है। फलिया में बचे हैं अंतिम स्त्री पुरुष रूपा और रतन जीवन की शुरुआत करते हैं, लेकिन कथित सभ्यों की हरकतें केवल नष्ट करती है।
या उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करती है। उनके अत्यधिक भोग से पानी, पर्यावरण और प्रकृति लगातार नष्ट हो रही है। एक कहावत कहें जो इस उपन्यास में पढ़ने को मिला है, सुनिए कि आदमी के दिन जब बुरे होते हैं तो ऊंट पर बैठे को भी कुत्ता काट लेता है। इस बात को आदिवासी नहीं कह रहे। फैक्ट्री मालिक अपने मैनेजर से कह रहा है कि तुम मैनेज करो, और यहाँ मैनेजर होना का मतलब मैनेज करना होता है सारी चीज़ों को। और यहाँ पूरे उपन्यास में मैनेजर की भूमिका मैनेज करने की है। नेताओं को, कलेक्टर को, एसडीएम को, विधायक और मंत्री को मैनेज करना। मैनेज का मतलब तब वो कहता है कि तुम ठीक से मैनेज नहीं कर रहे हो। तुमने लीकर फैक्ट्री का पानी वेस्टेज क्यों निकाला? बोला हर साल निकालते, कौन बड़ी बात है। कब निकालते हो? बोला जून में निकालते हैं। जून में निकालते हैं। बोला उसके बाद बरसात हो जाती है और बह के चला जाता है। तो तुम क्या इंद्र के मैनेजर हो जो तुम्हें पता होगा कि बरसात समय पर आएगी? बरसात नहीं आई, अब क्या होगा? चूंकि उसे खबर लग गई थी और जिसने खबर की उसको डांटता टपटता है कि खबर पहले मेरे तक आनी चाहिए, मालिक तक नहीं। इस तरह से ये बैठे को कुत्ता काट लेता है। ऊंट पर बैठे व्यक्ति को जब बुरे दिन आते हैं तो कुत्ता उसको भी काट लेता है। ये बात मैंने अभी एक यूट्यूबर के मुंह से सुनी थी। इस उपन्यास में इस कहावत को बड़े सटीक अंदाज में बयां किया है। मैं इसे 3-4 साल पहले पढ़ा था और ये कहावत जो सुनी मैंने तो मुझे याद आया, और इस मुहावरे की तरह इसका उपयोग किया जाना चाहिए। और यहाँ पर कुछ शब्द हैं ऐसे कि जब विधायक को मैनेज कर रहा होता है फैक्ट्री मालिक, तो क्या कहता है? विधायक बड़ा घाघ है, अनपढ़ नुमा था। विधायक के लिए टिप्पणी की है, व्यंग देखिए। विधायक अनपढ़ नुमा था लेकिन मतलब की बात समझने में किसी कॉलेज के प्रिंसिपल से अधिक समझदार था। क्योंकि मैं कॉलेज से शुरू दशकों से कॉलेज में रहा हूँ और कॉलेज के प्रिंसिपल किस तरह से कॉलेज चलाता है या वो भी अगर मैनेज करता है तब ये बात कही जा सकती है। अन्यथा अकादमिक व्यक्ति इस तरह से विधायक से उसकी तुलना संभव नहीं है। लेकिन कहा है अनपढ़ नुमा लगता है, लेकिन समझदारी में वो प्रिंसिपल से भी अधिक समझदार लगता है। आगे बढ़ते हैं तो ये था आपका उपन्यास। एक बात ऊपर की आती है कि गांव में पहली बात तो गांव में कोई बाहर का आता नहीं है। आया तो एक सौदागर आया जो उसे लूटता है, और जांच पड़ताल के लिए पुलिस वाला आया तो वहाँ से मुर्गे ले जाता है। उन गरीबों से किस तरह से वो मुर्गे लेकर के जाता है, यानी कि इनकी फितरत में जो लोग सेवा का तंब भरते हैं, ये उपन्यास आईना दिखाता है उनको जो सरकारी सेवा में तनख्वाह सूखी जेब में जानी चाहिए, जनता को लूट करके अपना पेट भरना है। हम क्या पढ़ते हैं और क्या पढ़ाते हैं? हम स्कूलों में क्या पढ़ाते हैं, क्या पढ़ते हैं, और स्कूल से पढ़ कर के आप सरकारी सेवक बन जाते हैं। इस तरह की पढ़ाई करके सूचना लेने मात्र से मैं एक अलहदा टिप्पणी करना चाहूँगा कि शिक्षा का ये मकसद कभी नहीं था। शिक्षा
का एक उद्देश्य होता है जीवन बनाना, व्यक्तित्व बनाना, मनुष्यता क्या है उसे हासिल करना। और ये कोचिंग में पढ़ने वाले कोचिंग पढ़ कर के इंजीनियर, डॉक्टर कुछ भी बन जाए, वो वहाँ रह कर के फिर मरीजों की जेब काटने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। और ऐसे पुलिस वाले आदिवासियों के बीच में जा कर के मुर्गे की मांग करते, हर रिपोर्ट का बनना, पुलिस का किसी गांव में जाना और खाली हाथ लौट करके आना, अपवाद स्वरूप कोई पुलिस वाला होगा, अपवाद स्वरूप कोई जिलाधीश होगा, और ये अपवाद ही था जो पीआरओ को भेज देता है और खबर निकल के आती है। लेकिन दो जिलों के बीच में भीतड़ा गांव जब आ जाता है तो विधायक की बात सुनिए। विधायक जब कलेक्टर से बात करता है कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, जनप्रतिनिधि हुआ, तो कलेक्टर ये कह देता है कि अब वैसे वो गांव आपके क्षेत्र में नहीं रहने वाला, दूसरे जिले में जा रहा है, आपकी विधानसभा क्षेत्र में नहीं रहेगा। तो विधायक फैक्ट्री मालिक के पास जाता है कि फैक्ट्री मालिक को ये पता नहीं कि विधानसभा में मेरी आता है या नहीं, इसलिए वहाँ से वो 50 लाख की व्यवस्था करने के बाद चुप हो जाता है। ये है हमारे जननेता, ये है हमारा लोकतंत्र। इस उपन्यास को पढ़ कर के पाठक लोकतंत्र में आम जन, दलित, आदिवासी या हाशिए पर रहने वाले, पहाड़ों, जंगलों, गुफाओं में रहने वाले की आवाज़ बन सकता है क्या? 2018 में लिखा गया ये उपन्यास चीख चीख कर कह रहा है, इसके शब्द शब्द बोल रहे हैं, कहावतें, मुहावरे सटीक बैठ रही है कि जब एक आदिवासी पानी लेकर के आया, नदी में पानी पीने लायक नहीं बचा, कुआं जो सुदूर दूर है उसमें पानी इतना बचा है कि मटके में जो पानी है और उस पानी को पी रहे हैं, तो पीने वाला आधा गिलास पी करके ये कह देता है कि नहीं, मेरा तो पेट भर गया है। खाना खाते वक्त भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग कम से कम खाने को कैसे खा करके ये कह दे कि मैं बस बहुत हो गया, पेट भर गया, और आधा पेट भरे वो वक्त गुजार रहे हैं पानी भी कम से कम पी करके। ऐसे में एक भूमिका मीडिया कर्मी की, जो इन दिनों आप जब जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, ये मीडिया जनता के साथ नहीं, सत्ता के साथ खड़ा है। ये उपन्यास ये दिखाना चाहता है, आईना दिखाना चाहता है कि हर कोई मैनेज हो सकता है। मैनेजर की ऐसी पोस्ट है जो उद्योग को चलाने के अलावा भी उस उद्योगपति के गलत सही काम को मैनेज करता है। और मैनेजर पीए लड़की के रूप में क्यों रखता है? तो मीडिया कर्मी, खोजी मीडिया कर्मी, बड़े अखबार का मीडिया कर्मी जब आता है, मैं उसका नाम बता दूँ, परितोष, जिससे आदिवासी रतन जाकर के मिलता है, उनके बीच में संवाद होता है क्रांति, समाजवाद पर, और वो चौंक करके इन शब्दों को सुनता है। पत्रकार समीर जो लंबी पैदल यात्रा करने के बाद बीताड़ा गांव पहुंचता है, लंबी यात्रा, किलोमीटर लंबी यात्रा, और जब किसी से पूछता है कि भाई अब कितनी दूर है, बहुत थक गया हूँ, गांव कितनी दूर है, बोला कि ये रहा। जब भी किसी से पूछे तो ये रहा, बस पास ही है। तब वो कहता है कि आदिवासियों के पास किलोमीटर शब्द भी नहीं है, कोस मील भी नहीं है, बस ये रहा, थोड़ी देर और चलिए। थोड़ी देर शुरुआत करता, तब से थोड़ी देर चलती है और गांव ही आ जाता है, तब तक थोड़ी देर ही रहती है, यानी वो 20 किलोमीटर चल चुका होता है। तो इस तरह से पत्रकार की खबर पर सभी को सस्पेंस होता है
इसलिए कि जब सारे मीडिया कर्मी मैनेज हो चुके हैं और ये मीडिया कर्मी भी आया है, तो जिस होटल में ठहरता है वो होटल भी बताया जाता है मैनेजर के द्वारा, और मैनेजर गाड़ी खड़ी कर देता है गाँव में जाने के लिए, और उसकी देखभाल करने के लिए फैक्ट्री मालिक अपनी पीएम को उसकी देख रेख के लिए, उसकी आवभगत करने के लिए रख छोड़ी जाती है, यहाँ तक कि उसके मनोरंजन के लिए और रात्रि में उसकी सेवा करने तक के लिए। समीर पत्रकार अपनी भूमिका बखूबी निभाता है, फैक्ट्री मालिक से मिलता है, वो फैक्ट्री मालिक से बहस करता है, मंत्री से जाकर के मिलता है। ये बहस देखिए कि मंत्री जैसे लगता है फैक्ट्री मालिक बजाज के पक्ष में है आदिवासियों के लिए। कहने का मतलब है कि इस उपन्यास की शुरुआत से लेकर के अंत तक आदिवासी के साथ अगर कोई खड़ा है तो कामरेड कहलाने वाली वो पार्टी भी नहीं, बल्कि परितोष, जो एक ऐसा युवक है जो आदिवासी युवक रत्न के साथ उसके यहाँ तक पहुँचता है, लेकिन जीवित वापस नहीं लौट पाता। और इतना करारा कटाक्ष किया गया है कि इस गांव से या तो कोई जाता ही नहीं, और जाता है तो वापस लौटता नहीं। और शहर गया, शहर का होके रह जाता। और शहर इमदाद लेने के लिए गया, वो कामरेड इमदाद देने के लिए पहुंचा, और समीर खबर लेने के लिए पहुंचा। और खबर पहली बात तो छपेगी नहीं, मालिक ऐसा करेगा नहीं, और अगर कर दिया तो समीर बचेगा नहीं। बजाज उसका तिया पांचा कर देता है, बजाज उससे एक्सीडेंट करवा देता है। इस तरह से आदिवासी की खबर मीडिया तक नहीं पहुंचती। अगर पहुंचती है तो पहुंचने वाला फिर जीवित नहीं रह पाता। इस अर्थ में पत्रकार का अंत बस्तर उपन्यास लोक बाबू का, जिसमें पत्रकार नक्सलवादियों से मिलता है, खबर लेता है, छापने के लिए एक आर्टिकल डेवलप करता है कि जंगल से बाहर आने के पहले ही पुलिस मुठभेड़ में मार करके साबित कर देती है कि उसने एक धुरंधर नक्सलवादी को मार दिया। वो पत्रकार जो खबर लेकर के आता, वो नक्सलवाद और आदिवासी के बीच में क्या संबंध है, वो नक्सलवाद क्यों पनप रहा है, नक्सलवाद क्या चाहता है, इस खबर को लोकतंत्र में खबर होना चाहिए और आवाज़ संसद विधानसभा तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन उसका गला घोंट दिया जाता है इस लोकतंत्र में। पठार पर कोहरा उपन्यास से इसकी तुलना संभव इसलिए है कि पठार पर कोहरा का शिक्षक जब आदिवासियों को शिक्षित करता है, अंधेरे से बाहर लाने का प्रयास करता है, तो वहाँ का दिग्गु समाज उसके विरोध में हो जाता है। वो नहीं चाहता है कि आदिवासी में शिक्षा का उजाला फैले और ये अंधेरे से बाहर आए, और इसे अंधेरे से बाहर लाने वाला, शिक्षा की किरण लाने वाले, उस किरण को ही खत्म कर दिया जाता है। तो इस तरह से कहने का मतलब ये कि आदिवासी क्या लोकतंत्र के 78वें आज़ादी पर्व मनाने के दौरान तक शिक्षा जैसी आवश्यक चीज़, या प्रार्थना में पहाड़ करते आदिवासी, प्रार्थना में पहाड़ को खोजने वाले आदिवासी कब तक इस तरह से बने रहेंगे। तो ये कहने का मतलब ये कि इस तरह से बहुत सारी बातें और भी कही जा सकती है कि, लेकिन शोध सारांश के रूप में आप ये समझ सकें कि कोई भी उपन्यास अपने आप में पूर्ववर्ती रचनाकारों से अगर तुलना करें तो कहीं न कहीं साम्यता होती है, लेकिन हर उपन्यास की विषय वस्तु और कथानक बिल्कुल अलग, पृष्ठभूमि अलग, क्षेत्र अलग, समस्याएं अलग। इस अर्थ में प्रार्थना में पहाड़ एक अलग ही ज़मीन तोड़ता हुआ नजर आता है। इसकी विषय वस्तु में ज़्यादा फैलाव नहीं है,
समस्या सिर्फ एक है, छोटी सी, कि जब भी दिकू इनके बीच में जाएगा तो ठगेगा। यहाँ तक कि अगर दिकू के कृत्य इनके बगल से भी गुजरते हैं, नदी नालों को इतना प्रदूषित कर रहे हैं ये कि जंगल में रहने वाले आदिवासी सुरक्षित नहीं रह पा रहे हैं। जंगल सुरक्षित नहीं है। ठेकेदार पेड़ों को काट करके जंगलों को वीरान बना रहा है और दोषी आदिवासी को साबित कर दिया जाता है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि आदिवासियों की समस्याओं को लोकतंत्र की आवाज़ बनाना शेष है। बस्तर का पत्रकार, बस्तर की आदिवासियों की मूल समस्या सलवा जुडो नक्सलवाद है, तो उसकी खबर लोकतंत्र में, मीडिया में आवाजाही होनी चाहिए, विधानसभा में सवाल उठने चाहिए, समाधान निकलना चाहिए। और फैक्ट्री मालिक अपनी मन मर्जी कैसे चला रहे हैं मंत्रियों और विधायकों से मिल कर के, ये जनोन्मुखी कब होंगे, ये अभी होना बाकी है। ये उपन्यास ये सवाल उठाता है। आज के लोकतंत्र में इस तरह का सवाल उठाना लाजमी है, सुनना ज़रूरी है। आप जनता के द्वारा चुने हुए अवश्य हैं, लेकिन जनता की आवाज़ अभी नहीं बन पा रहे। ये देश का दुर्भाग्य है। लोकतंत्र जैसे खुद कैदी होकर के रह गया है चंद नेताओं के हाथों में। धन्यवाद। इसे आगे बढ़ाएं, सुनें और टिप्पणी अवश्य करें। धन्यवाद।